देखिए, सीए आईपीसीसी आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इस पेपर में एज द नेम सजेस्ट लॉ, एथिक्स और कम्युनिकेशन है, जिसमें कि लॉ में आपका बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, कवर करेंगे हम, और एथिक्स और कम्युनिकेशन अलग है। लॉ कंप्राइजेस 30 मार्क्स एंड कंपनी लॉ अगेन 30, जिसमें कि आपका एथिक्स 20 मार्क्स का और कम्युनिकेशन 20 मार्क्स का है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। इसमें जो हमारा ऑर्डर ऑफ स्टडी होगा, सबसे पहले हम कंपनी लॉ स्टडी करेंगे, फिर हम बिजनेस लॉ, और आखिरी में कुछ चर्चा एथिक्स और कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट में करेंगे। तो बिजनेस और कंपनी लॉ, आपको पता है कि इसमें आपका कंपनीज एक्ट 2013 कवर हो रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज द लेटेस्ट लॉ विच हैज टू बी कवर्ड। हालांकि इस लॉ में और जो पुराना वाला लॉ था कंपनीज एक्ट 1956, इसमें कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं कि आपका पूरा ही लॉ बदल गया हो। काफी सारी चीजें जो कंपनीज एक्ट 1956 में थी वो अभी भी सेम है। आप मान के चल सकते हैं कि करीब करीब 70% से ज्यादा चीजें सेम है। तो करीब करीब 70% से ज्यादा चीजें सिमिलर हैं। जो कंपनीज एक्ट पुराना वाला होता था, इसमें 650 से ज्यादा सेक्शन हुआ करते थे, 650 से ज्यादा सेक्शन, और ज्यादातर बातें एक्ट में लिखी हुई होती थी। जबकि जो नया वाला कंपनीज एक्ट है, इसमें 400 कुछ सेक्शन है, जो कि अभी सारे नोटिफाइड भी नहीं हुए, और इसमें ज्यादातर बातें अब रूल्स में लिखी हुई हैं। कंपनीज एक्ट के साथ साथ में पहले भी कुछ रूल्स हम लोग पढ़ा करते थे, और अब भी कुछ रूल्स होते हैं, बट फर्क यह है पहले एक्ट का पोर्शन बड़ा और रूल का पोर्शन कम होता था। अब एक्ट का पोर्शन कम और रूल्स का पोर्शन बड़ा हो गया है। आपके सिलेबस में आपको रूल्स पढ़ने नहीं है, इवन फाइनल लेवल पे भी आपने बहुत ज्यादा रूल्स नहीं पढ़ने, बहुत कम ही रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स को हम प्रैक्टिस में ज्यादा रेफर करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 और जो इसके साथ में रूल्स हैं, जहां जहां पर जो जो जरूरी बातें होंगी हम रूल से उठा के पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ में आपको पता है, एक तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है सीबीटी में भी, बट उसी का डिटेल्ड फॉर्म यहां पर आपको दे रखा है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। तो ये 5 लॉ आपके बिजनेस में है। अगर आप देखें तो 30 मार्क्स यहां से और 30 मार्क्स यहां से, इसमें कंपैरेटिवली ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये बल्कि हो जाते हैं। द रीजन इज कि 5 अलग अलग लॉज हैं, तो सभी को एक साथ आपको स्टडी करना है, और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़े सारे लॉज में कॉमन होती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन आपकी ग्रेचुटी एक्ट में भी है, प्रोविडेंट फंड एक्ट में भी है, और बोनस एक्ट में भी है। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगर तीनों जगह, और तीनों जगह एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेम नहीं है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं और उस एक्ट की कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इस वजह से हम इसको कंपैरिजन करके अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसे कैसे पढ़ना है। फिलहाल
ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट जो उसके साथ में जो रूल्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे सेक्शंस जो 400 प्लस सेक्शंस हैं वो पूरे कंपनी लॉ में है, लेकिन पूरा कंपनी लॉ आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है। इवन पुराने वाले कंपनी लॉ में जब 600 सेक्शन होते थे, 600 650, तब आपके सिलेबस में खाली 200 सेक्शन हुआ करते थे, 200 210, बाकी सारे सेक्शन फाइनल में होते थे। उसी तरीके से अभी भी है। अभी भी जो 400 प्लस सेक्शंस हैं उनमें से कुछ ही सेक्शंस आपके सिलेबस में डालेंगे, लगभग उतने ही जितने पहले हुआ करते थे। और चूंकि सेक्शंस जितने भी हैं वो सभी गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई नहीं किए हैं, तो देयरफॉर आपके सिलेबस में जितने इंस्टीट्यूट ने डाले हैं वो भी पूरे नहीं है। तो अब हम साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे कौन कौन से सेक्शन आ चुके हैं, क्या क्या नए नए सेक्शंस में बदलाव आए हैं, और इन बदलाव को, जो चेंजेस आए हैं, उनको बहुत ध्यान से आपको करना है। बिकॉज जो पुरानी चीजें थी वो इंस्टीट्यूट पहले भी पूछता आ रहा था और अभी भी पूछेगा, लेकिन जो नई चीजें बदली हैं इंस्टीट्यूट का फोकस वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो देयरफॉर आप जो बदली हुई चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, अमेंडेड हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करूं, हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको जो लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में आप एक बुक रेफर करेंगे मुनीश भंडारी जी की। ठीक है, तो ये बुक जो लेटेस्ट एडिशन की आ रही है वो ले लें आप। तो आज हमारे पास में चूंकि बुक नहीं है तो हम नॉर्मल चर्चा करेंगे बिना बुक के, एकदम बेसिक। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बुक आप देख लीजिएगा, एप्लीकेबल होनी चाहिए आपकी नवंबर 2015 के लिए। बेस्टवर्ड पब्लिकेशन की ये बुक आती है और मार्केट में आ चुकी है, तो आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात, आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारे इंडिया में अप्लाई हुआ है 30 अगस्त 2013। 30 अगस्त 2013 से ये लॉ एग्जिस्टेंस में आया। उससे पहले 1956 से लेके 2013 तक, और 1956 से पहले भी लॉ हुआ करता था। उससे पहले हमारे देश में करीब 2 कंपनी लॉ और हो चुके हैं जो 1956 से पहले हुआ करते थे अंग्रेजों के जमाने में। तो वही कंपनी लॉ धीरे धीरे सुपरसीड होते गए और आज की डेट में 2013 ये नया लॉ चल रहा है। कंपनीज एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, कैसे लॉ बन जाता है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहली एक छोटी सी बेसिक बात यह है कि लॉ बनाने की पावर किसके पास में है, कौन बना सकता है लॉ। तो लॉ बनाने की पावर हमारे देश में 2 स्तर पे है, एक तो सेंट्रल और दूसरा स्टेट। सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप सिंपली बोल सकते हैं जो विधानसभा है हर एक स्टेट में अलग अलग, वहां से कानून बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और पार्लियामेंट अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट।
जबकि पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उसका एक हिस्सा है। तो जब हम कहते हैं लॉ कौन बनाता है, तो लॉ पार्लियामेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये दो स्तर पे कानून बनते हैं और ये सारी बातें, ये जो पावर मिली हुई है कहां से मिली हुई है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 245, जहां से ये पावर मिली हुई है और इस पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है। लेकिन अगला सवाल मेरे दिमाग में ये उठता है कि बहुत सारे लॉ हैं इंडिया में, अलग अलग इश्यूज को लेके, ट्रैफिक के लेके अलग लॉ हैं, एजुकेशन के लिए अलग लॉज हैं, या फिर और मुद्दों के ऊपर देखा जाए टैक्सेस के लिए अलग लॉ हैं, अलग अलग तरीके के टैक्सेस के लिए अलग अलग लॉ हैं। तो इतने सारे जो कानून हैं उसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, क्या कोई भी पार्लियामेंट बना सकती है और कोई भी स्टेट, या फिर इनमें भी बंटवारा हो चुका है कि ये वाले लॉ पार्लियामेंट बनाएगी और ये स्टेट? तो इनका भी बंटवारा हो चुका है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। ये संविधान का जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल, जैसे हम नॉर्मली लॉ में सेक्शन रेफर करते हैं, जितने भी लॉ होते हैं उनमें सभी हम लोग सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 रेफर करते हैं। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन ना बोल के उन्हीं को आर्टिकल बोला जाता है, होते ये भी सेक्शन ही है। तो आर्टिकल नंबर 246 ये कहता है कि 7th शेड्यूल में एक लिस्ट दी गई है और उस लिस्ट के हिसाब से हमारे देश में कानून बनेंगे। जो 7th शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? ये लॉ के पीछे कई सारी लिस्ट दी गई होती हैं, वो लिस्ट ही शेड्यूल होती है। शेड्यूल्स अलग से इस वजह से बना दिए जाते हैं जिससे कि लॉ में देखने में अच्छा लगे और प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तो इस वजह से हम लोग रेफर कर देते हैं, बीच में लॉ लिखते रहते हैं और रेफर कर देते हैं कि अगर आपको डिटेल लिस्ट चेक करनी है तो पीछे जाके दूसरे शेड्यूल में, चौथे शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में चेक कर सकते हैं। शेड्यूल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब आरबीआई एक्ट के पीछे जो लिस्ट दे रखी है बैंकों की, वो शेड्यूल्ड बैंक है। इसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट, हमारे देश में जो कास्ट एक्ट है उसके पीछे जो जिन जिन कास्ट की लिस्ट दे रखी है वो शेड्यूल्ड कास्ट है। शेड्यूल में जो पड़े हुए हैं वो शेड्यूल्ड है। उसी तरीके से 7th शेड्यूल, इस 7th शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 246 ने कहा है कि हमारे देश में 3 तरीके के कानून हो सकते हैं। एक वो जो लिस्ट नंबर 1 में दे रखे हैं, दूसरे वो जो लिस्ट नंबर 2 में, और तीसरे लिस्ट 3 में। लिस्ट 1 को हम लोग यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं और लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट, जबकि लिस्ट 3 को हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट है, इस यूनियन लिस्ट में उन लॉज के बारे में बताया गया है जो लॉज पार्लियामेंट बना सकती है। यहां पर लिस्ट ऑफ लॉज है दैट कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट, जबकि यहां पर ये वो लिस्ट ऑफ लॉज है दैट कैन बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जबकि यहां पर वो लॉज आते हैं
that can be made by anyone, दोनों में से कोई भी, लेकिन जिसने पहले बना दिया दोबारा उसे दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्रीकल्चरल टैक्स हमारे देश में लगना है तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर ये एग्रीकल्चरल जो टैक्स की बात लिखी हुई है अगर सेंट्रल बना देती है तो फिर उसे स्टेट नहीं बना सकती। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, वो कानून हैं जो सेंट्रल लेवल पे बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है, इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लेवल पे है, इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी सेंट्रल लेवल पे है, इसी तरीके से सर्विस टैक्स ये भी सब सेंट्रल लेवल पे है, और आखिरी में कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ये भी इसी लिस्ट में दे रखा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब ये लॉ कौन बनाएगा? ये लॉ बनाने वाला होगा पार्लियामेंट, ठीक है। बट वो लॉ जो स्टेट बना सकती है इसमें वैट आ सकता है, वैट स्टेट बनाती है, इसी तरीके से स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ स्टेट बना सकती है। इसका मतलब अगर यूपी लेवल पे वैट बनाया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती कि वो भी अपना वैट लगाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। या अगर किसी सेंट्रल लेवल पे सर्विस टैक्स लगा दिया गया है तो यूपी गवर्नमेंट अगर चाहे सर्विस टैक्स लगाना तो वो नहीं लगा सकती, क्योंकि सबकी पावर डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें एग्जांपल एग्रीकल्चरल टैक्स का हो सकता है। तो ये लिस्ट है, इसका मतलब पहले आपने ये बात समझ ली कि लॉ अगर बनाना है तो लॉ बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? पावर। वो कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल नंबर 245 में मिली हुई है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। नंबर 2, आर्टिकल नंबर 246 ने इस पावर को डिवाइड कर रखा है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। और अब नंबर 3, अगर पावर डिवाइड कर भी रखी है तो क्या अब इस लॉ को बनाना है, अपनी पावर के अंदर जो लॉ आ रहा है अगर उसे बनाना है तो उसे हम कैसे बना सकते हैं? इसे बनाने के लिए एक प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं तब ये लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। तो हाउ टू फ्रेम अ लॉ, लॉ कैसे बनता है, ये जानने के लिए सबसे पहले इसके प्रोसीजर हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जिस किसी भी इशू को लेके लॉ बनाना होता है उस इशू पे गवर्नमेंट एक नॉर्मली कमेटी बनाती है, क्योंकि जो भी इशू रेज हुआ है उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उस इशू के ऊपर अभी तक कोई लॉ बना ही नहीं, या फिर लॉ बन चुका है और उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे देश में 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था आज से कई साल पहले। तो क्या स्पेक्ट्रम को अलॉट करने के लिए, यानी कि लाइसेंस को, टेलीफोन की लाइसेंस को बांटने के लिए कोई कानून नहीं था हमारे देश में? था, लेकिन कुछ गड़बड़ था, कुछ कमियां थी, इस वजह से नुकसान हो गया, घोटाला हो गया। सिमिलरली कोल ब्लॉक,
हमारे देश में गवर्नमेंट कोल ब्लॉक जो है, जो कोयले के रिसोर्सेज हैं, उनको माइंस को अलॉट करती है, उसके लिए भी कानून थे, लेकिन वो भी गड़बड़ थे। तो उन कानूनों को बदलने की, उनमें कमियां जो है उनको इंप्रूव करने की जरूरत थी। अगेन लॉ में अमेंडमेंट आई। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर या तो लॉ बने ही नहीं है, या फिर लॉ बने हुए हैं बट उनमें कुछ कमियां और उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो देयरफॉर या तो लॉ में अमेंडमेंट लानी है या फिर लॉ नए सिरे से बनाना है। इसलिए गवर्नमेंट सबसे पहले एक कमेटी बनाती है। गवर्नमेंट फॉर्म्स अ कमेटी। ये कमेटी क्या करती है? इस कमेटी का काम होता है, इस कमेटी का काम होता है कि ये रिसर्च करती है चीजों को। रिसर्च किस मुद्दे को लेके कि जो भी लॉ बन रहा है उसका फ्यूचर इंपैक्ट क्या आएगा। आज अगर हम ये कानून बना रहे हैं कि किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा फ्यूचर में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, आज से कई साल पहले, करीब 10-12 साल पहले, हमारे देश में डाउरी एक्ट जो था, वो डाउरी एक्ट ये कहता था कि ये तो सभी को पता है कि दहेज लेना इल्लीगल है, बट जो डाउरी एक्ट था हमारे देश में वो ये कहता था कि इन केस अगर लड़की पक्ष वाले जो लोग हैं, इनमें यहां पर कहीं पर किसी लड़की को परेशान किया जाता है शादी के बाद में, और स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ डाउरी, तो उस केस में जो लड़की पक्ष वाला है वो जाके पुलिस में कंप्लेन लिखा सकता है, एफआईआर कर सकता है, और उसके बाद में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो लड़की पक्ष वालों के ऊपर होगा कि वो प्रूव करें कि उनके साथ गलत हुआ है। और अगर उन्होंने प्रूव कर दिया तो जो लड़के पक्ष वाला है उसको सजा मिलेगी। ये बात प्रूव किसे करनी पड़ेगी? लड़की वालों को। जो परेशान हुआ, यानी कि अभी तक होता यह था कि पहले आदमी परेशान होता था, उसके बाद में परेशान होने के बाद में वो एफआईआर लॉन्च करता था, फिर सबूत भी खुद ही इकट्ठा करता था, लड़के वालों को कुछ नहीं करना होता था। वो लड़के वाले सबूत इकट्ठा करके लेके आते थे और उन्हें सिर्फ डिफेंड करना होता था, उन्हें सिर्फ मना करना होता था कि नहीं साहब ये गलत बोल रहे हैं, या फिर ये जो कह रहे हैं वो गलत है और उसका मेरे पास में ये सबूत है। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की वालों के ऊपर होता था जो खुद परेशान होते थे। अब इसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि जो परेशान हो रहा है उसी को प्रूव भी करना पड़ रहा है, और इस वजह से गवर्नमेंट ने डाउरी एक्ट में अमेंडमेंट की, और साथ ही साथ में इंडियन जो क्रिमिनल कोड है उसमें भी अमेंडमेंट की। और अमेंडमेंट करके क्या लिख दिया, चेंजेस किए लॉ में, और ये लिखा कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के वालों के ऊपर रहेगा। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के वालों के ऊपर रहेगा, इसका मतलब जो परेशान हो रहा है उसे सिर्फ एफआईआर लॉन्च करनी है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, अब बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के वालों के ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी कि लड़की वालों ने सिर्फ एफआईआर करानी है और उसके बाद में लड़के वाले सबूत लेकर आएंगे कि इन्होंने एफआईआर में जो भी बातें कही हैं वो गलत हैं। यानी कि अब जो परेशान हो रहा था उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एफआईआर करानी है। अब दूसरा परेशान हो रहा है जिसके अगेंस्ट में एफआईआर कराई गई है। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने शायद उस टाइम पे सोचा भी नहीं होगा कि क्या क्या फ्यूचर इंपैक्ट आएंगे, और आज की डेट में जब 10 साल हो गया इस लॉ को बने हुए, अब उसके इंपैक्ट सामने दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है, शादी हुई, घर में बातचीत नहीं बनी, जाके एफआईआर करा दी। एफआईआर कराने के बाद में अब लड़के वाला भागा भागा घूम रहा है, वो कह रहा है कि कहां फंसा दिया मैं। यानी कि अब 10 साल बाद वो जो कानून बना था आज उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है, शायद उस टाइम पे लोगों ने ये बात नहीं सोची होगी कि इसका मिसयूज भी होगा, बट आज बहुत जबरदस्त तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है, सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होने से। अब किसी की जिंदगी बर्बाद करनी, कुछ ना करो, एक एफआईआर करा दो 10 साल के लिए अंदर, बस
अब वो सबूत इकट्ठा करता रह जाएगा जिंदगी भर कि हमने क्या किया, ऐसा हमने किया, मेरी गलती क्या थी। यानी कि गवर्नमेंट सीधे सीधे जो मन में आया, उल्टा सीधा जो चाहा वो कानून नहीं बना सकती, बिकॉज इससे कईयों की जिंदगी बन सकती है और कईयों की बर्बाद भी हो सकती है। तो देयरफॉर इसकी प्रॉपर रिसर्च होती है, और इस रिसर्च को करने वाले लोग और कोई नहीं, जो सिस्टम में बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं। ये कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को। रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस के ऊपर सोचती है। यह काम गवर्नमेंट का है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यह काम गवर्नमेंट का है, पार्लियामेंट का नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब जिसकी सरकार चल रही है। फिर गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को अप्रूव करती है, और ये जो रिकमेंडेशंस हैं अप्रूव्ड वाली, ये कहां पहुंच जाती हैं? लॉ मिनिस्ट्री में। हमारे देश में जो कानून मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री के पास में रिकमेंडेशंस पहुंच जाती हैं। रिकमेंडेशंस जब कानून मंत्रालय के पास में पहुंचती है, तो इसके अंदर जो आईएएस पीसीएस अफसर होते हैं, ये लोग लॉ मिनिस्ट्री में ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। यानी कि यहां पर पहले बार ड्राफ्ट या बिल एग्जिस्टेंस में आता है। यहां पर पहली बार ड्राफ्ट या बिल एग्जिस्टेंस में आता है, इन द सेंस कि पहली बार लॉ यहां बनता है। लेकिन यहां पर लॉ बनते ही अप्लाई नहीं हो सकता। अब ये ड्राफ्ट या बिल पब्लिक ओपिनियन के लिए निकाला जाता है, क्योंकि फिर पब्लिक से पूछते हैं कि बताइए आपके ऊपर ये कानून लगना है, तो आपके ऊपर ये कानून लगना है, तो आप बताइए कि इस कानून को अप्लाई किया जाए या ना किया जाए। और फिर पब्लिक से ओपिनियन मांगे जाते हैं। पब्लिक में ओपिनियन कोई भी दे सकता है, कोई भी पढ़े लिखे लोग जिन्हें लॉ की समझ है, वो पब्लिक का ओपिनियन लेके इस काम को करते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट या जो बिल होता है, ये रिवाइज होता है पब्लिक ओपिनियन के बाद में। जैसे बहुत सारे, कोई इसमें ऐसा क्लॉज पड़ा हुआ है जिस क्लॉज के ऊपर पब्लिक स्ट्रांगली अपोज कर रही है कि नहीं, ये कानून नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें अगर लिखा हुआ है, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, कि जो डाउरी एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई, उन अमेंडमेंट्स को लेकर अगर पब्लिक का एक सेक्शन स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, तो गवर्नमेंट फिर उसमें अमेंडमेंट नहीं करेगी। फिर गवर्नमेंट, अभी ये बिल पास तो हुआ नहीं है, अब गवर्नमेंट से पब्लिक ओपिनियन निकालने के बाद में उस बिल को रिवाइज कर देती है। ये बिल रिवाइज होता है। ये रिवाइज्ड बिल जाता है फिर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास में। ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी क्या काम करती है? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को दोबारा से चेक करती है। किस लिए? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने इस लॉ को बनाया है उन लोगों ने अपने फायदे की बात इसमें लिख दी हो। क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री में कौन बैठा है? लॉ मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट, यानी कि किसी न किसी पार्टी के ही लोग होंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के, किसी पार्टी के ही लोग होंगे। तो पता चला उनके पार्टी के लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है, तो उनके पार्टी के लोगों ने ड्राफ्ट तैयार करके अपने फायदे की कुछ बात लिख दी हो। तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इस बात को चेक करती है कि कहीं यह बिल किसी पार्टी के फेवर में तो नहीं बना हुआ है। और इस बिल का जो हेड होता है, वो हेड होता है ऑपोजिशन का। एक तो रूलिंग पार्टी होती है, दूसरी ऑपोजिशन। तो जो विपक्ष होता है, उस विपक्ष का जो हेड होता है वो इस कमेटी का हेड होता है। अब बताइए, विपक्ष वाला कभी चाहेगा कि जो सत्ता पक्ष, जिसकी सरकार चल रही है, वो अपने फायदे की कोई काम कर ले? सवाल ही नहीं उठता।
तो देयरफॉर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो बीजेपी का इसमें हेड होगा, और बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस का हेड होगा, और ये कभी भी उसके फेवर की बात होने नहीं देते। ऑपोजिशन का हेड इसमें बैठा होता है। तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इस बिल को, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो इस बिल को फिर से रिवाइज करती है। ये जो रिवाइज्ड बिल है, जब तक ये बिल या ड्राफ्ट के फॉर्म है तब तक ये आसानी से बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अभी ये बिल है, अभी ये लॉ तो बना ही नहीं। अब ये बिल कहां जाएगा? अब ये बिल पहुंचता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपको पता होगा 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इस बिल को अप्रूव करवाना होता है। ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में एक्ट बन जाता है। बिल पास होते ही ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एक्ट है, क्या अब ये भारत की जनता के ऊपर लागू हो जाएगा? अभी नहीं। अब इसका क्या होगा? अब ये जाएगा सिग्नेचर के लिए टू प्रेसिडेंट। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उसका यही काम होता है, खाली साइन करना। अब वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है साइन होने के लिए। ये साइन 75 दिनों के अंदर में हो जाना चाहिए, लॉ बनने के विद इन 75 डेज में। अगर नहीं हुआ तो ये एक्ट बेकार हो जाएगा। फिर पूरा प्रोसीजर शुरुआत से फिर फॉलो करना पड़ेगा, तब आपका ये एक्ट वैलिड होगा। तो प्रेसिडेंट से साइन 75 डेज के अंदर कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार प्रेसिडेंट से साइन हो गया तो क्या अब ये लॉ इंडिया में अप्लाई हो जाएगा? अब भी नहीं होगा। फाइनली इसकी नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन आती है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, उस दिन से ये लॉ इंडिया में अप्लाई हो जाता है। अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट का क्या मतलब है? नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गैजेट मतलब भारत का राजपत्र। ये जो भारत का राजपत्र है, इसके ऊपर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक रूल चला आ रहा है कि इंडिया में अगर कोई भी बात ऑफिशियली अप्लाई करनी है तो उसे इस गैजेट के ऊपर लाना जरूरी होता है। गैजेट के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे आपने नाम सुना होगा गैजेटेड हॉलीडे का। तो इसका मतलब जो हॉलीडेज हर साल नोटिफाई कर दी जाएं इस गैजेट में, वो गैजेटेड हो गई सरकारी छुट्टियां। या गैजेटेड ऑफिसर, जिन ऑफिसर्स को गवर्नमेंट पावर देती है साइन करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो सब गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। वो सब उनकी लिस्ट यहां पर दे रखी होती है। तो ऑफिशियल गैजेट में इसकी नोटिफिकेशन जब आती है तब से लॉ अप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑफिशियल गैजेट में अगर नोटिफिकेशन आई है 15 अप्रैल को, नोटिफिकेशन आई 15 अप्रैल को और कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो ये बाय डिफॉल्ट 15 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को आई और उसमें यह लिखा है कि लॉ 1 मई से अप्लाई होगा, तो भले नोटिफिकेशन 15 अप्रैल से आई हो, फिर वो अप्लाई 1 मई से होगा। इसका सीधा सा मतलब अगर डेट लिखी हुई है नोटिफिकेशन में तो वो वाली डेट लगेगी, अगर नहीं लिखी हुई है तो बाय डिफॉल्ट जिस डेट को नोटिफिकेशन आई है उसी डेट से लॉ इंडिया में अप्लाई हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्ट प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद में हमारे पास में रखा हो और फिर भी नोटिफाई ना हुआ हो? ऐसा भी होता है।
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो बने रखे रहे कई साल तक, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुए। जैसे हमारे देश में कंपटीशन एक्ट है, जो आप फाइनल में पढ़ेंगे भी। ये जो कंपटीशन एक्ट है ये 2002 में बना था, लेकिन ये लागू 2006 में हुआ। इसका मतलब प्रेसिडेंट से साइन तो ये 2002 में हो चुका था, लेकिन जब नोटिफाई हुआ तो 4 साल बाद ये नोटिफाई हुआ। तो ऐसा होता है कि लॉ बना के रखा हुआ है और उसके बाद में नोटिफाई बाद में करा देते हैं। जब से नोटिफाई कराते हैं तब से ये लॉ इंडिया में अप्लाई हो जाता है। नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट आने के बाद में लॉ अप्लाई हो जाता है। और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी लॉ कब नोटिफाई हुआ, 30 अगस्त 2013 को। यह उसकी नोटिफिकेशन की डेट है। इस दिन से यह लॉ इंडिया में अप्लाई हो गया। हालांकि अभी भी आपको पता है कि जो मैंने आपसे बताया कि 400 से ज्यादा सेक्शन जो कंपनी लॉ में हैं, वो अभी भी पूरे नोटिफाई नहीं हुए। मजे की बात देखिए, मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एक्ट 2002 में बना था और 2006 में ये नोटिफाई हुआ, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में बना था, 2015 चल रहा है। क्या पूरा नोटिफाई हो चुका है? ना, अभी भी पूरा नोटिफाई नहीं हुआ। ये एक एक्ट को क्या फेज वाइज भी नोटिफिकेशन में लाया जा सकता है? जी हां। वो कर क्या रहे हैं, पहले बोलते हैं कि 1 से लेकर 100 सेक्शन तक अप्लाई हो रहे हैं, फिर बोलते हैं 100 से लेकर 200 सेक्शन तक नोटिफाई कर दिए, फिर 200 से 300 नोटिफाई कर दिए। तो फेज वाइज नोटिफिकेशन भी आती है। थोड़े थोड़े दिनों पे जब उन्हें लगता है कि इतने रूल्स तैयार हो गए, तब वो उतने सेक्शन नोटिफाई कर देते हैं उठा के। तो इस तरीके से कंपनीज एक्ट की धीरे धीरे पहली नोटिफिकेशन 30 अगस्त को आई थी और उसके बाद में अभी भी आती जा रही है। अभी भी बड़े सारे सेक्शन कंपनीज एक्ट में नोटिफाई होना बाकी है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है लॉ बनाने का, किसी भी लॉ को बनाने का। इवन लॉ को अगर अमेंड करना है, लॉ सिर्फ बनता ही नहीं, अमेंडमेंट भी आती है। इवन कंपनीज एक्ट के बनने के बाद में, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में कंपनीज एक्ट में 2 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। सिर्फ 2 साल के अंदर 2013 का नया लॉ बनने के बाद में 2 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। तो कंपनीज एक्ट में या किसी भी एक्ट में अगर लॉ बनाना है तो भी यही प्रोसीजर है, उसे बदलना है तो भी यही प्रोसीजर है, पार्लियामेंट के थ्रू। ये जो मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी है ये बिल। ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल कैसे पास होता है? वोटिंग के थ्रू। जितने लोकसभा के मेंबर होते हैं और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, दोनों ही इसके ऊपर वोटिंग करते हैं और मेजॉरिटी बेसिस पे ये वोटिंग होती है। ये भी समझिए कैसे होता है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ये एग्जाम में नहीं आएगा। लोकसभा में 541 मेंबर होते हैं। ठीक है, सॉरी 543 मेंबर होते हैं। तो अगर 543 मेंबर हैं लोकसभा में, तो इनके आधे कितने हुए? 271.5। ठीक, यानी कि अगर मुझे 272 वोट मिल जाएं तो यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। 272 वोट एक तरफ और यह बिल पास, क्योंकि मेजॉरिटी 272 पे बन जाती है। आपने सुना होगा कि जो सरकार जब बनती है तो उसको भी सिर्फ इतने ही वोट चाहिए होते हैं। यानी कि अगर मेरी तरफ 272 एमपी आ जाएं, लोकसभा में एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो एमपी अगर जो पब्लिक से इलेक्ट होते हैं, अगर मेरे पास में अगर 272 एमपी आ जाएं तो इवन मेरी भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो इस लोकसभा में जो 543 मेंबर हैं, इनको बोला जा सकता है, क्योंकि पूरी लोकसभा यह बिल पास करती है, जबकि उसमें से सिर्फ 272 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब ये 272 एमपी हैं, जबकि बाकी एमपीज, ऑल्दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट स्टिल दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनकी भी वोटिंग होती है, उनका भी हाथ होता है बिल को पास कराने में, लॉ बनवाने में। और फिर सिमिलरली राज्यसभा, इसमें 250 मेंबर होते हैं और इनमें भी मेजॉरिटी के बेसिस पे वोटिंग होती है। ये बिल पास होने के बाद में जब एक्ट बन जाता है, और मैंने फिर बताया आपको, नोटिफाई होने के बाद में इंडिया में अप्लाई हो जाता है। कंपनीज एक्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया है।
अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। As the name suggests, Companies Act 2013 जो कंपनीज एक्ट 2013 है, आपने वैसे इसके बारे में पहले भी बीकॉम लेवल पे या और पहले कहीं पढ़ा होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, चेंजेस जरूर हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लॉ इज स्टिल सेम, 60 to 70% इज स्टिल सेम। तो अब हम फ्रॉम द स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, और अब देखते हैं वन बाय वन करके। आज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक बातें चर्चा करेंगे कंपनीज के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि किसी जो एक्ट है उस एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो होता है, ये सेक्शन नंबर 1 किस लिए होता है? इसमें 3 बातें नॉर्मली लिखी होती हैं। एक तो शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंट, और तीसरा कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। कंपनीज एक्ट में भी जो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 है, इसका शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है इसका नाम क्या है, और नाम क्या हो गया? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट का मतलब ये लॉ कहां कहां अप्लाई होता है, यानी कि इसकी एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है। इसकी एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये लॉ कंपनीज एक्ट कहां अप्लाई होता है? पूरे इंडिया में, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी ये लॉ इक्वली अप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर को हम इस वजह से स्पेसिफिकली बोल देते हैं बिकॉज जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल रूल है। जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल हमारे संविधान का 370 लगता है जो कहता है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट में बनाया जाएगा पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, बट जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में वो सिर्फ तब अप्लाई होगा जब वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है जब उसे अप्रूव कर दे। अगर वहां की लोकल गवर्नमेंट उसे अप्रूव कर देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लॉ जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से पास हो चुका है। तो द एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड द कमेंसमेंट वो मैंने आपको पहले बता रखा है, 30 अगस्त 2013 कमेंसमेंट डेट ऑफ स्टार्टिंग, जहां से लॉ अप्लाई होना शुरू हुआ। ये सभी एक्ट का कॉमन होता है, यानी कि सेक्शन 1 आपको जितने भी लॉ पढ़ेंगे सब में कॉमन मिलेगा, बस नाम बदल जाएगा, एक्सटेंट बदल जाएगा और डेट बदल जाएगी, बट यही 3 बातें हर लॉ में कही गई होंगी। सेक्शन नंबर 2 ये होता है डेफिनीशन के लिए। डेफिनीशन हर एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनीशन उस एक्ट में जितनी भी टर्म्स हैं उनको डिफाइन, नॉर्मली जिनका स्पेशल मीनिंग देना होता है उनको डिफाइन कर दिया जाता है, बट जिनको स्पेशल मीनिंग नहीं देना होता, नॉर्मल मीनिंग या जनरल मीनिंग देना होता है, उन्हें डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनीज एक्ट में एक शब्द आ रहा है पर्सन बार बार, तो इस पर्सन का मतलब जब तक कुछ नहीं लिखा जाता हम लोग हमेशा यही लेते हैं कि पर्सन का मतलब इंडिविजुअल से। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में ये बात लिख दी जाए कि पर्सन का मतलब कंपनी भी होता है, पर्सन का मतलब पार्टनरशिप फर्म भी होता है, तो हम जब तक कंपनी लॉ पढ़ेंगे तब तक जहां जहां ये वर्ड पर्सन आएगा वहां वहां पर उसका मतलब न सिर्फ इंडिविजुअल मानेंगे बल्कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी भी मानेंगे। तो जनरल मीनिंग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये पर्सन डिफाइन ना किया जाता तो हम इसका मतलब पहले भी इंडिविजुअल से लेते थे और अभी भी इंडिविजुअल से ही लेंगे। तो अगर किसी मीनिंग, किसी टर्म
का मीनिंग डिफाइन कर दिया गया है तो विल हैव टू टेक दैट मीनिंग स्पेसिफिकली व्हाइल रीडिंग दैट लॉ। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पे बहुत सारी चीजों की दी गई है, हम अलग अलग इंक्लूडिंग द कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इन सभी चीजों की यहां पर डेफिनेशन दी गई है। कई डेफिनेशन है, इनकी चर्चा हम साथ साथ में करते रहेंगे। और इसके बाद में सेक्शन 3, यहां से एक्चुअल लॉ स्टार्ट होता है। और सेक्शन 3 ये एक्ट्स का अलग अलग होता है, किसी एक्ट में सेक्शन 3 कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, बट सेक्शन 1 और 2 ये सभी एक्ट के नॉर्मली सेम होते हैं। पहले में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट और दूसरे में डेफिनेशन ही होती है, तीसरा अलग अलग होना शुरू हो जाता है। हमारे कंपनी लॉ में जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अभी तक हम जो एक्ट की बातें वो इतनी करेंगे। अब हम इसके बाद में कुछ जनरल चर्चा करेंगे। जरा बताइए, अभी तक आपने जो पढ़ा है, सुना है, उसके बेसिस पे कि कंपनी क्या होती है। कंपनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। कंपनी के बारे में एक नॉर्मली लोग लाइन बोलते हैं कि भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। और ये जो पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, हैविंग द परपेचुअल सक्सेशन। तो आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। Artificial person means the person who is not having any physical identity, the person who is created by law artificially, जो visible नहीं है। और perpetual succession meaning thereby ये कंपनी चलती रहेगी। अगर लीगल इसका बर्थ हुआ है तो डेथ भी इसकी लीगल ही होगी। लॉ ने क्रिएट किया है तो लॉ ही इसे खत्म भी करेगा। तो पर जब तक इसे लॉ खत्म नहीं करता तब तक इसका परपेचुअल सक्सेशन है, हमेशा चलती रहेगी। कंपनी के एंड पे देखा जाए तो दो लोग हैं, एक वो जो कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर, और दूसरे वो जो कंपनी को चला रहे हैं, यानी कि उसके एम्प्लॉयज या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, ऑल्दो इसमें ओनर यही है, लेकिन ओनर कंपनी के सैकड़ों, हजारों या मे बी लाखों हो सकते हैं। तो लाखों लोग मिलके अपना पैसा इकट्ठा करके तो बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि लाखों लोग अगर काम करेंगे फिर तो सब अपनी अपनी मर्जी से डायरेक्शन लेने लगेंगे, अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे। देयरफॉर ये लाखों लोग क्या करते हैं, कुछ 2-4 लोगों को अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करो। सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर अपनी डायरेक्टर को दे देते हैं। लेकिन डायरेक्टर भी जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर करता है, क्योंकि ये मालिक नहीं है। इसको काम करने की अथॉरिटी शेयर होल्डर ने दी है, पैसा इनका लगा है, तो देयरफॉर ये भी कंपनी में नौकर होता है, कंपनी चला रहा होता है, लेकिन है कंपनी का एम्प्लॉय ही, ये भी कंपनी से सैलरी लेता है। मालिक जो शेयर होल्डर है ये रिस्क बियरर होता है। रिस्क बियरर जो कंपनी में रिस्क उठा रहा है, पैसा इन्वेस्ट करके, पैसा डूबेगा तो इसका नुकसान होगा, नहीं डूबेगा तो इसका नहीं होगा। अब करते क्या है जो डायरेक्टर्स होते हैं, अब डायरेक्टर्स, अगर सीधी सी बात है कि मुझे आज की डेट में 10, 20, 50 लोग अपना 1-1 करोड़ रुपए दे जाएं, 50 लोग, और मेरे पास में 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए और मुझसे कहा जाए अब तुम बिजनेस करो, मेरा पैसा तो लगा नहीं। अब मेरा पैसा लगा नहीं, अब हम क्या करते हैं, लापरवाही से पैसे को खर्च करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो 50 लोग जो मुझे 1-1 करोड़ रुपए देके गए हैं, वो मेरे ऊपर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करेंगे, वो मेरे ऊपर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी पैसा तो मेरे पास में है। तो देयरफॉर मैं जब चाहे जैसे चाहूं पैसे को इस्तेमाल करता हूं,
लेकिन इसमें अगर लापरवाही होती है तो नुकसान किसका होगा? उन लोगों का जो मुझे 50 करोड़ रुपए देके गए। देयरफॉर हर काम जब भी मैं 50 करोड़ रुपए इस्तेमाल करता हूं तो तुरंत वो सामने 50 लोग आ जाते हैं, क्या करने जा रहे हो, कहां लगाने जा रहे हो, कैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्या पैसा मिलेगा। तो देयरफॉर ये अप्रूवल बार बार डायरेक्टर को शेयर होल्डर से लेनी होती है। और ये जो अप्रूवल डायरेक्टर शेयर होल्डर से लेता है, कैसे लेता है? इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास करा के। ये अप्रूवल जो रेजोल्यूशन पास करा के ली जाती है, दो तरीके से हो सकती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। कभी ऑर्डिनरी तो कभी स्पेशल, कभी नॉर्मल अप्रूवल होती है तो कभी स्पेशल अप्रूवल होती है। और ये रेजोल्यूशन पास करवाए जाते हैं इन द मीटिंग। शेयर होल्डर्स को, उन 50 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ बिठालते हैं और एक साथ बिठाल के फिर उनसे पूछते हैं बताइए आपका पैसा लगाएं या ना लगाएं। अगर मैं उन्हें कन्विंस कर देता हूं कि आपके पैसे को मैं जहां इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वहां अच्छी रिटर्न आएगी, तो देयरफॉर वो लोग अप्रूव कर देंगे और मेरे हाथ में एक रिटन अप्रूवल दे देंगे जिसे मैं रेजोल्यूशन नाम दे रहा हूं। और ये रिटन अप्रूवल या रेजोल्यूशन के बेसिस पे मैं आगे काम करता रहता हूं। यह अप्रूवल जैसे मैंने आपको बताया मीटिंग में होती है। जब तक 50 लोग हैं तब तक मीटिंग बड़ी सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज की जा सकती है, लेकिन कंपनीज एक्ट में इसके ऊपर बहुत डिटेल में रूलिंग्स दी गई है। द रीजन इज कि ये 50 लोगों की मीटिंग नहीं, ये 500, 5000, 5 लाख लोगों की भी मीटिंग हो सकती है। देयरफॉर इस वजह से इस मीटिंग के ऊपर भी डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। आपको पता होगा, आपने गुरु अगर पिक्चर देखी हो तो गुरु पिक्चर में अभी तक इंडिया की सबसे बड़ी जो मीटिंग है उसके बारे में दिखाया हुआ है। धीरू भाई अंबानी ने इससे पहले इंडिया में सबसे बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी वानखेड़े स्टेडियम में। नॉर्मली जब पूरे इंडिया से शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है तो सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं पहुंचते। मीटिंग में पहुंचते मुश्किल से 100, 200, 500, 1000 शेयर होल्डर, जिनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि किसके पास टाइम है कि जो लेट सपोज मैं लखनऊ में रह रहा हूं, उन्होंने मुंबई में मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मैं दौड़ के चला जाऊंगा मुंबई मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो धीरू भाई अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीटिंग अरेंज की थी स्टेडियम में, किसी ऑडिटोरियम में नहीं। नॉर्मली मीटिंग्स ऑडिटोरियम में अरेंज की जाती हैं, बट उन्होंने इतने ज्यादा लोग आए थे कि स्टेडियम पूरा बुक करना पड़ा था। तो मेरा आपको बताने का पर्पज यह है कि यह मीटिंग छोटी मोटी नहीं होती है। जब सारे शेयर होल्डर अगर आ जाते हैं तो मीटिंग बहुत बड़े स्तर पे होती है। कंपनी बिजनेस करने का इतना अच्छा तरीका क्यों माना जाता है? इसके पीछे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आज की डेट में मेरे पास में एक आइडिया है और उस आइडिया को मैं कैपिटलाइज कराना चाहता हूं। कैपिटलाइज कराने का मतलब यह कि मैं उस आइडिया से अपना बिजनेस करके पैसे कमाना चाहता हूं, बट मेरे पास में पैसे नहीं है। तो एक तरीका तो यह है कि मैं बाहर से लेके लोन लेके आ जाऊं और उस लोन से मैं बिजनेस करूं, बट लोन को वापस करना है। लोन को वापस करना है, साथ साथ में लोन के ऊपर रिस्क भी पूरी मेरी है। और अगर मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे पास में लोन एक लायबिलिटी के फॉर्म में होगा जो मुझे वापस करना है, और इसके बाद में जो एसेट्स होंगी, इसी लोन से मैं एसेट जनरेट करता रहता हूं। लेकिन अगर इस लोन की जगह मेरे पास में कैपिटल आ जाए तो ये कैपिटल वापस तो जानी नहीं है, परमानेंट है। और दूसरी बात ये, अगर इस कैपिटल पे रिस्क भी ना हो तो और भी मजे की बात है। यानी कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो थोड़ा पैसा मैं लगाता हूं, 100, 200, 500 लोगों को पकड़ के बुलाता हूं कि भाई तुम भी अपना 100 रुपए लगाओ, 200 रुपए लगाओ, 500 रुपए लगाओ। और इस तरीके से ज्यादा लोगों के मिलने से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, पैसा आसानी से इकट्ठा हो रहा है। किसी की इतनी बड़ी कैपिटल नहीं लगी जो कि वो डर रहा हो, जो कि इतना बड़ा रिस्क बियर कर रहा हो, और आसानी से मिलकर बिजनेस तैयार किया जा सकता है, एक बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। तो इस तरीके से लोग कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। और चूंकि इसमें कंट्रोल करने वाले लोग कुछ, काम करने वाले लोग कुछ होते हैं, तो ये लोग लापरवाही से काम ना करें। देयरफॉर इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन लोगों को हम जरा जगह जगह देखेंगे कि गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत कंट्रोल रखती है। क्यों? क्योंकि ये उस पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका पैसा यहां पे लगा हुआ है, जो कि रिस्क बियरर है।
जो कि नुकसान उठा रहा है, फायदा उठा रहा है, और इसको नॉलेज भी नहीं होती कि अंदर हो क्या रहा है। तो देयरफॉर इनके ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल रखा जाता है। हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे डायरेक्टर्स के बारे में भी कुछ कुछ। हालांकि डायरेक्टर्स के डिटेल्ड प्रोविजन आपको आईपीसीसी लेवल पे नहीं, फाइनल लेवल पे पढ़ाए गए हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के बारे में टू अ ग्रेट एक्सटेंट उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। आज जो आपकी क्लास है उसमें हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास से जब हमारे पास में बुक होगी तब हम इसको डिटेल में और स्टडी करेंगे, ठीक है।